बच्चों, हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 12 रेखिक प्रोग्रामन लीनियर प्रोग्रामिंग का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 9 तक के प्रश्नों को हल किया है। बच्चों, आज के इस सेशन में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल करने के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 10। देखिए, और क्वेश्चन 10 को अपन हल करते हैं। दो प्रकार के खाद हैं, उर्वरक हैं, F1 और F2। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% क्या है, उसमें फास्फोरिक अम्ल है। F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक अम्ल है। मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के पश्चात एक किसान ये पाता है कि उसे अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg ही उसको क्या चाहिए, फास्फोरिक अम्ल चाहिए, आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत क्या दे रखी है, 6 रुपया पर केजी है, और इसी प्रकार F2 की कीमत हमें 5 रुपया पर केजी है, तो प्रत्येक प्रकार का कितना उर्वरक उपयोग में लिया जाए ताकि न्यूनतम मूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके और न्यूनतम लागत क्या है, ये हमें पता करनी है। तो देखिए बच्चों, माना उर्वरक F1 x kg व उर्वरक F2 y kg है, ये अपन मान लेते हैं, और x और y के मान हमें निकालना है, वो अपन निकाल लेते हैं। तो देखिएगा, इसके लिए अपन टेबल बना लेते हैं। तो देखिए, ये उर्वरक, ये F1 और ये F2, यहां पे ले लेते हैं अपन आवश्यकता, और इस उर्वरक में क्या क्या स्रोत हैं, सोर्स हैं, वो यहां ले लेते हैं सोर्स, और इसी प्रकार इसकी लागत है वो यहां ले लेते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से अपन क्या कर लेंगे, टेबल बना लेंगे, और टेबल बनाने के बाद में अपन क्या कर लेंगे, व्यवरोध प्राप्त कर लेंगे और अपन उद्देश्य फलन प्राप्त कर लेंगे। अब देखिए, यहां पे एक दे रखा है कि F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरिक अम्ल है। तो यहां लिख लेते हैं स्रोत में, जो अपने पास में है स्रोत, यहां पे अपने पास नाइट्रोजन और दूसरा है फास्फोरिक अम्ल। ये दो है उसमें सोर्स। तो F1 में 10% नाइट्रोजन और इसी प्रकार 6% फास्फोरिक अम्ल है। तो F1 में ये 10% और ये अपने पास में है 6%। इसकी हमने x kg मान लिया और इसको हमने y kg मान लिया। अब देखिए आप, F2 में 5% नाइट्रोजन और 10% फास्फोरिक है। तो यहाँ पे F2 में अपन पहले अपने पास 5% और 10%, तो यहाँ पे 5% और 10% ये दिया हुआ है। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है उसे अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg ही फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ लिखते हैं 14 kg, इसकी आवश्यकता भी 14 kg में है और इसकी आवश्यकता भी 14 kg है। अब कह रहा है यदि F1 की कीमत क्या है, 6 रुपया पर केजी, और F2 की कीमत 5 रुपया पर केजी, तो ये लागत है पर केजी, ये 6 रुपया पर केजी है और यहाँ पे है 5 रुपया पर केजी, ये इसकी लागत बता रखी है। तो इस प्रकार से हमने टेबल प्राप्त कर लिया, और ये टेबल प्राप्त कर लेते हैं, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब देखिए, उद्देश्य फलन अर्थात कुल लागत Z, 1 kg का हमारे पास में है 6, तो x kg का 6x, 1 kg का 5, तो y kg का 5y, और ये कुल हो जाएगा टोटल। तो ये अपने पास में उद्देश्य फलन प्राप्त हो गया। अब लेते हैं व्यवरोध, और व्यवरोध के लिए देखिए अच्छी तरह से समझिएगा। यहां पे कह रखा है कि नाइट्रोजन जो होगा
वो कितना होगा दोनों में, पहला अर्थात F1 में 10% और F2 में 5%, और आवश्यकता है कितनी 14 kg की, अर्थात उससे ज़्यादा हो सकता है, परंतु इतना तो कम से कम होना ही चाहिए। ये यहाँ पे लिखा है, उसे अपनी फसल के लिए 14 kg नाइट्रोजन और 14 kg फास्फोरिक अम्ल की आवश्यकता है। अर्थात इतनी तो उसको आवश्यकता है, ज़्यादा चल सकता है परंतु इससे कम नहीं चलेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% x, क्यों कि आप ही 1 kg में 10% है तो x kg में यहाँ पे हो जाएगा 10% x, प्लस इसी प्रकार से 5% y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि आवश्यकता है मिनिमम कितना है 14, अर्थात उससे ज़्यादा हो सकता है, और बराबर कितना हो 14 तो होना ही चाहिए, बाकी उससे ज़्यादा हो सकता है। या अपन इसको लिख सकते हैं 10/100, प्रतिशत को अपन हटा देते हैं तो 10/100 x प्लस 5/100 y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। या अपन इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। और भी अपन इसको क्या लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 2x प्लस y, यहाँ हमने 5 का दे दिया भाग, तो ग्रेटर देन इक्वल टू ये हो जाएगा अपने पास में 2, 5 दूनी 10 और 40, तो 8 पंजे 40, 280। अब इसी के अपन निर्देशांक ले लेते हैं, अर्थात x और y के मान ले लेते हैं। ये x और y, x 0 रखा तो y का मान 280। ये कैसे किया हमने, समीकरण में बदलने पे। इसको समीकरण में बदलेंगे तो 2x प्लस y बराबर 280। समीकरण में बदलने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको समीकरण में बदला और बदलने के बाद में x और y के मान लेते हैं, निर्देशांक लेते हैं, ताकि अपन रेखाएं खींच सके। अब अपन y बराबर 0 लेते हैं, तो y बराबर 0 लेते हैं तो x का मान 140 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हल क्षेत्र की बात कर लेते हैं, हल क्षेत्र। तो हल क्षेत्र के लिए देखो, असमीका अपने पास है ये वाली, इसमें x की जगह 0 और y की जगह अपन 0 रखते हैं असमीका में, अर्थात 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 280। ये बात क्या है, असत्य। असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, असत्य होने पे हल क्षेत्र होगा रेखा के ऊपर और रेखा के ऊपर और रेखा के ऊपर दोनों तरफ, अर्थात रेखा पर व रेखा से ऊपर, मूल बिंदु के दूसरी तरफ। इसी प्रकार अपन बात कर लेते हैं दूसरे व्यवरोध की, तो ये अपने पास में पहला व्यवरोध हो गया था। इसी प्रकार दूसरे व्यवरोध की बात करते हैं, तो दूसरा व्यवरोध देखो अपने पास यहां से प्राप्त होगा 6, यहां से 6% और 10%। तो यहां पे अपन बात करेंगे दूसरे व्यवरोध से, सेकंड व्यवरोध, अर्थात 6% x प्लस 10% y ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी 14 ही है, देखिएगा ये भी 14 ही है। अर्थात अपन इसको लिख सकते हैं 6/100, प्रतिशत को हटाते हैं, 6/100 x प्लस 10/100 y ग्रेटर देन इक्वल टू 14। या इसको लिख सकते हैं 6x प्लस 10y ग्रेटर देन इक्वल टू 1400। या देखिए अपन इसको लिख सकते हैं 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से भी अपन भाग दे देते हैं, यहाँ पे 2 का दिया तो यहाँ पे दे देंगे तो 700 प्राप्त हो जाएगा। और इसको समीकरण में बदल लेते हैं, तो 3x प्लस 5y बराबर 700। x और y के मान भी ले लेते हैं साथ के साथ ही, ताकि रेखा एक खींच सकेंगे अपन। तो x y, x को 0 रखा तो y का मान यहाँ पे देखो वो अपने पास प्राप्त हो जाएगा 5 एकम 5 और 20 है तो 4, 0, 140। अब y को 0 रख लेते हैं अपन, y को यहाँ पे 0 रख लिया तो x का मान प्राप्त हो जाएगा अपने पास 700/3। अब इसका हल क्षेत्र देखते हैं। हल क्षेत्र के लिए असमीका है 3x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 700। x की जगह 0 और y की जगह 0 रखते हैं, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 700। ये बात क्या है, असत्य।
असत्य होने पे इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, रेखा पे और रेखा के ऊपर। तो इसका हल क्षेत्र भी रेखा पर व रेखा से ऊपर। अब अपन बात करते हैं ऋणात्तर व्यवरोध की, अर्थात x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और समीकरण बदलाएंगे तो x बराबर 0, y बराबर 0, और इनका हल क्षेत्र हमें पता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र वाई एक्स पे होगा और वाई एक्स के दाईं तरफ होगा। इसी प्रकार y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करेंगे तो इसका हल क्षेत्र भी हमें पता है एक्स एक्स पे होगा और एक्स एक्स के ऊपर होगा। इन दोनों जगह पे इनका हल क्षेत्र होगा, इन दोनों पे इनका हल क्षेत्र होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास में चारों असमीकाएं प्राप्त हो गई और उनका हल क्षेत्र भी प्राप्त हो गया। तो बच्चों इनकी सहायता से अपन रेखाएं खींच लेते हैं। तो देखिएगा रेखाएं खींचने पर, रेखाएं खींचने पर एक्स एक्स वाई एक्स मूल बिंदु देखिएगा। तो अपने पास में पहली असमीका, ये असमीका, फिर उसके समीकरण और उसके निर्देशांक, तो 0, 280, 140, 0। तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 0, 280 और 140, 0। इन दोनों निर्देशांकों से रेखाएं खींचते हैं तो मान लेते हैं ये अपने पास प्राप्त हो जाएगा 0, 280। इसी प्रकार यहाँ मान लेते हैं ये है 140, 0, और इन दोनों को मिला देते हैं तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये रेखा प्राप्त हो गई। और ये रेखा कौन सी है, ये रेखा अपने पास में यहाँ से है, ये वाली 2x प्लस वाई बराबर 280। तो यहाँ लिखते हैं 2x प्लस वाई बराबर 280। ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो गई। इसका हल क्षेत्र, और हल क्षेत्र के लिए देखिए यहीं पे है, इसका हल क्षेत्र हमने प्राप्त किया था, कहाँ पे है, ये असत्य है अर्थात रेखा पर और रेखा से ऊपर। तो इसका हल क्षेत्र अपन ले लेते हैं, इस रेखा के ऊपर है और यहाँ पे इसके ऊपर है। इसी प्रकार से दूसरा जो अपने पास में है, दूसरा समीकरण है, ये देखिए, ये अपना दूसरा समीकरण है और उसके निर्देशांक 0, 140 और 700/3 0। तो यहाँ लिख लेते हैं 0, 140 और दूसरा बिंदु है अपने पास में 700/3 0। तो अपन मान लेते हैं 0, 140 यहाँ पे आ जाएगा 0, 140। इसी प्रकार यहाँ पे अपन मान लेते हैं ये प्राप्त हो जाएगा अपना 700/3 0, और इनको मिला देते हैं तो दूसरी रेखा प्राप्त हो जाएगी। ये अपने पास में दूसरी रेखा भी प्राप्त हो गई। और दूसरी रेखा कौन सी है, यहां से अपन बात करेंगे 3x प्लस 5y बराबर 700। तो यहां लिखेंगे अपन 3x प्लस 5y बराबर 700। इस प्रकार दूसरी रेखा भी हमने खींच ली और इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये इसका हल क्षेत्र देखो, x बराबर 0 रखा तो ये 700 बड़ा है, 70 बड़ा है, असत्य है, इसलिए रेखा पर और रेखा के ऊपर। तो इसका हल क्षेत्र भी इस रेखा पे होगा और इसके ऊपर होगा। अब बात करते हैं अपन ऋणात्तर व्यवरोध, और उनके भी अपन हल क्षेत्र निकाल चुके हैं, इनके हल क्षेत्र भी अपन निकाल चुके हैं, अर्थात इनके हल क्षेत्र यहाँ पे इसके ऊपर और यहाँ पे इस रेखा के ऊपर और इनके ऊपर। ये एक्स एक्स पे भी है, वाई एक्स के भी है और वाई एक्स के दाईं तरफ भी है, एक्स एक्स के और एक्स एक्स के ऊपर है। अब देखते हैं इनका उभयनिष्ठ क्षेत्र। तो बच्चों उभयनिष्ठ क्षेत्र देखने से हमें पता लग रहा है कि यही हमारा उभयनिष्ठ क्षेत्र प्राप्त हो रहा है। ये अपना उभयनिष्ठ क्षेत्र, और उभयनिष्ठ क्षेत्र कैसा है ये देखने से लग रहा है अपरिबद्ध।
अपरिबद्ध है। अपरिबद्ध क्यों है? क्योंकि किसी एक दिशा में असीमित विस्तार है, इसलिए क्या है, कैसा है, अपरिबद्ध क्षेत्र है, उभयनिष्ठ। अब हमें यहाँ के निर्देशांक चाहिए और यहाँ के निर्देशांक के लिए दो समीकरण है, उनको अपन हल कर लेते हैं। अर्थात एक है 2x प्लस वाई बराबर 280 और दूसरा है अपने पास में 3x प्लस 5y बराबर 700। अब देखिए इन दोनों को अपन क्या करते हैं, हल करते हैं तो हमें x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे, अर्थात इसके प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक मिल जाएंगे। अगर मैं x बराबर 100 रखता हूं और y बराबर मैं 80 रखता हूं तो देखो बच्चों 200 और 80 तो 280 ये संतुष्ट है। इसी प्रकार यहाँ पे रखता हूँ 100 तो ये 300 प्लस यहाँ पे 80 रखता हूँ तो 8 पंजे 40 ये 400 तो ये 700, ये भी क्या है, संतुष्ट करता है। अर्थात इसके निर्देशांक हमारे पास प्राप्त होंगे 100 और 80। और वैसे भी अपन इसके निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं, हमें पता है इनको x जो गुणांक है उनको बराबर कर सकते हैं या y गुणांक को बराबर कर सकते हैं। y गुणांक को बराबर करेंगे, यहाँ से 5 से गुणा करेंगे इस समीकरण को और फिर घटा देंगे। और यदि x के गुणांक को बराबर करना है तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे अपन 2 से गुणा करेंगे, फिर अपन घटा देंगे तो x घट जाएगा, y का मान प्राप्त हो जाएगा, y का मान 80। और अगर अपन y के गुणांक को बराबर करते हैं तो 5 से गुणा करेंगे तो x का मान 100 प्राप्त हो जाएगा, या अपन ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये अपने पास निर्देशांक प्राप्त हो गए। अब बच्चों क्षेत्र कैसा है? क्षेत्र अपरिबद्ध है, क्षेत्र अपरिबद्ध। ये क्यों लिखा है? क्योंकि जो न्यूनतम या अधिकतम मान प्राप्त होगा वो यह नहीं होगा, उसके लिए हमें एक असमीका और बनानी होगी। तो देखिएगा कोणीय बिंदु पे लेते हैं पहले मान, और कोणीय बिंदु पे z के मान लेना है और उद्देश्य फलन हमने लिया है। देखिए यहाँ पे अपने पास प्राप्त हुआ है उद्देश्य फलन 6x प्लस 5y, तो यहाँ पे लिखते हैं अपन 6x प्लस 5y। अब अपन लेते हैं पहला कोणीय बिंदु A, तो देखिएगा ये अपन ले लेते हैं पहला कोणीय बिंदु, ये A, ये B और ये C। तो A के निर्देशांक 700/3 तो यहाँ लिखते हैं अपन 700/3। तो z बराबर 6 इंटू 700/3 प्लस 0, तो यहाँ से z बराबर 1400 प्राप्त हो गया। दूसरा कोणीय बिंदु लेते हैं B और B के निर्देशांक हमने प्राप्त किए हैं 180, x बराबर 100, y बराबर 80 और ये अपन यहाँ रख देते हैं तो z बराबर 600 प्लस 5 इंटू 8 तो 8 पंजे 40, तो z बराबर 1000 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार तीसरा कोणीय बिंदु लेते हैं C और तीसरा कोणीय बिंदु C यहाँ पे 0 280 अर्थात x 0 y 280 और यहाँ पे अपन z के मान लेते हैं तो z बराबर 0 प्लस 280 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, 8 पंजे 40, 0, 5 दूनी 10 4 14, तो यहाँ पे भी अपने पास में z का मान 1400 प्राप्त हो रहा है। अब देखो बच्चों, अब यहाँ पे हमें देखना है न्यूनतम कौन सा है, तो बच्चों ये अपना न्यूनतम है, अर्थात ये अपने पास में न्यूनतम प्राप्त हो गया। अब बच्चों ये न्यूनतम अपना आंसर होता अगर ये क्षेत्र कैसा होता, परिबद्ध होता, परंतु यहाँ पे क्या है, अपरिबद्ध है, इसलिए क्षेत्र अपरिबद्ध होने के कारण न्यूनतम मान 1000 हो भी सकता है और नहीं भी सकता है और नहीं भी। अगर ये परिबद्ध होता तो 100% ये क्या होता 1000 न्यूनतम मान अपना आंसर होता। हो सकता है इससे और छोटा हो, इसलिए उद्देश्य फलन है अपने पास में, उद्देश्य फलन 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y अर्थात इससे भी छोटा हो सकता है 1000 से। तो बच्चों यहां से हमें x और y के मान निकालने हैं।
समीकरण में बदलने के बाद में, ताकि इसकी सहायता से रेखा खींचनी है हमें। अगर वो रेखा उभयनिष्ठ क्षेत्र में कोई बिंदु साझा करती है तो ये हल नहीं होगा, और नहीं करती है कोई बिंदु साझा तो यही उसका हल होगा। तो x बराबर 0 रख लेते हैं, तो y का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा 200। इसी प्रकार से y बराबर 0 रख लेते हैं, y बराबर 0, तो x का मान यहाँ से अपने पास में 1000/6, तो यहाँ से अपन कह सकते हैं इसको 500/3, 2 से भाग दिया तो 500/3। और देखो बच्चों, यदि अपन x बराबर 100 रखते हैं, और तो देखो y क्या प्राप्त होता है, तो यहाँ रखते हैं 100, तो ये हो जाएगा 600 प्लस 5y बराबर 1000, समीकरण में रख दिया हमने, तो 5y बराबर अपने पास प्राप्त हो जाएगा 400, अर्थात y बराबर कितना हो जाएगा 80, 8 पंजे 40, 80, और x बराबर कितना है 100। अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो रेखा जाएगी, अर्थात यहाँ से इसकी सहायता से अपन रेखा खींचेंगे, वो रेखा इस बिंदु से भी गुजरेगी, कहाँ से 100 और 80 से। और बाकी के निर्देशांक अपने प्राप्त कर लिए, यहाँ पे है अपने पास में 0 200, तो यहाँ पे अपन बात करेंगे 0 200। तो देखो बच्चों, ये होगा 0 200, यहाँ पे अपन बात करेंगे 0 200। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है अपने पास में 500/3, तो अपन इसको लिख सकते हैं, कितना होगा 500/3, 1, तो 20 हो जाएगा अपने पास में, तो ये अपने पास में 6, तो 160 है, और फिर 6, तो यहाँ अपने पास प्राप्त कर सकते हैं, ये वाला बिंदु यहाँ पे जाएगा और यहाँ से भी गुजरेगा। अर्थात अपन कह सकते हैं इसकी जो रेखा प्राप्त होगी अपने पास में, वो रेखा ये वाली प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये रेखा प्राप्त हो जाएगी अपने पास में, ये वाली रेखा थी 6x प्लस 5y लेस देन 1000, तो ये अपनी रेखा हो जाएगी 6x प्लस 5y बराबर 1000, तो ये अपने पास में रेखा प्राप्त हो जाएगी। अब अपन देखते हैं कोई उभयनिष्ठ बिंदु है क्या इस उभयनिष्ठ क्षेत्र से और इस रेखा के द्वारा कोई हल क्षेत्र से। तो पहले अब इसका हल क्षेत्र देख लेते हैं, हल क्षेत्र। तो इसका अपन हल क्षेत्र लेते हैं, और हल क्षेत्र के लिए हमें पता है x बराबर 0 y बराबर 0 रखना है, तो ये 0 लेस देन 1000, और ये बात क्या है, सत्य है, सत्य है, इसलिए इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, इसका हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु की तरफ। मूल बिंदु की तरफ इसका हल क्षेत्र होगा, अर्थात अपन बात करेंगे इसका हल क्षेत्र होगा इधर, और इस रेखा को छोड़ के होगा, अर्थात यहाँ से, क्योंकि वहाँ पे लेस देन है, इक्वल का चिन्ह नहीं है, अर्थात कोई बिंदु उभयनिष्ठ साझा नहीं कर रहा है। तो इसको अपन लिख देंगे, अतः सुसंगत क्षेत्र व असमीका अपने पास प्राप्त हो रही है 6x प्लस 5y, 6x प्लस 5y लेस देन 1000 का हल क्षेत्र आपस में कोई बिंदु उभयनिष्ठ साझा नहीं करता। ये हमें ग्राफ देखने से पता लग रहा है, यहां से हमने देखने से पता लगा कि इसका सुसंगत क्षेत्र और इस रेखा का क्षेत्र आपस में कोई बिंदु कॉमन नहीं है, वही बात हमने यहां पे लिखी है। अतः z का न्यूनतम मान 1000 होगा, अर्थात अपन x बराबर कितना लेते हैं, x बराबर 100 और y बराबर 80 लेते हैं,
अर्थात अपन x बराबर यहाँ से देखिए ये लेते हैं 100 और 80, तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहीं से हमें न्यूनतम मान प्राप्त होता है। ये हमने लिया था 100 और 80, तो ये न्यूनतम 1000 प्राप्त होता है। ये लेते हैं तब z बराबर 1000 न्यूनतम प्राप्त होता है। और x क्या था, x था हमारे पास उर्वरक F1 kg में था, अर्थात अपन कह सकते हैं इसको लेना है 100 kg। इसी प्रकार यहाँ पे ये था F2 kg में उर्वरक, अर्थात इसको लेना है हमें 80 kg। और इतना इतना लेने पे हमें न्यूनतम जो पैसा लगेगा, लागत, न्यूनतम लागत वो हमें लगेगी 1000 रुपये की, और यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार अपन क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 11 और इस प्रश्नावली 12.2 का अंतिम क्वेश्चन, और इसको अपन हल करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप है, निम्नलिखित असमीकरण निकाय हमें दिए हुए हैं से निर्धारित सुसंगत क्षेत्र के कोणीय बिंदु यहाँ पे निकाला हुआ है। अर्थात इनको क्या करना है, असमीकरण है, इनको समीकरण में बदला है। समीकरण में बदलने के बाद में इनके क्या किया, उसने रेखाएं खींची है, उभयनिष्ठ क्षेत्र देखा है, और उसके बाद में ये कोणीय बिंदु ये दिया हुआ है। और इन कोणीय बिंदु पे कह रहा है कि z उद्देश्य फलन ये है, z बराबर px प्लस qy। p और q 0 से बड़ा है। p तथा q के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबंध उचित है ताकि z का अधिकतम मान क्या है, 3, 4 और 5 0 दोनों पर घटित होता है। अर्थात z का मान यहाँ पे भी और यहाँ पे दोनों जगह क्या है, बराबर है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए सीधा ही हमें दे रखा है, हमें कोणीय बिंदु दे रखे हैं, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, और कोणीय बिंदु पे z का मान, और z बराबर हमें दिया है px प्लस qy, ये हमें दे रखा है z बराबर px प्लस qy, ये भी दिया हुआ है। अब बच्चों इन बिंदु पे मान ले लेते हैं अपन, कोणीय बिंदु पे z के मान 0 0 5 0, तो पहला कोणीय बिंदु है 0 0, तो यहाँ पे तो z देगा 0। दूसरा कोणीय बिंदु है 5 0, और 5 0 पे z का मान देगा यहाँ पे देखो 5, अर्थात यहाँ लिख देते हैं अपन 5p। इसी प्रकार से क्योंकि हमने क्या किया, x की जगह रखा है, ये x बराबर 5, y बराबर 0, तो x की जगह 5 तो 5p और वो 0 हो गया। इसी प्रकार से आगे देखिए 3 4, तो यहाँ पे लेते हैं 3 4, x बराबर 3, y बराबर 4, तो यहाँ पे z देगा अपने पास में 3p, और यहाँ से अपने पास देगा 4q। इसी प्रकार से नेक्स्ट कोणीय बिंदु देखिए, नेक्स्ट कोणीय बिंदु है अपना 0 5 0 5, और 0 5 पे ये मान देगा z बराबर 0 प्लस 5q। तो इस प्रकार से हमने एक कोणीय बिंदु पे मान निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये दोनों क्या है, समान है। ऐसा अपन क्वेश्चन में अधिकतम है या न्यूनतम है, जो भी है, यहाँ पे कह रहा है कि ये मान क्या है, बराबर है, अधिकतम है, और अधिकतम भी क्या है, बराबर है, अर्थात समान है, वो क्या है, अधिकतम है। अर्थात अपन बात कर चुके हैं कि ये भी 100 होगा तो ये भी 100 होगा, ये 160 होगा तो ये भी 160 होगा, अर्थात ये दोनों क्या है, बराबर हैं। तो प्रश्नानुसार तीन 4 व 0 5 पर अधिकतम मान है, ये कह रखा है। इसलिए 3 4 पे क्या है, 3p प्लस 4q, और 0 5 पे क्या है, 5q, ये बराबर कर दिया प्रश्नानुसार। इसलिए 3p बराबर यहाँ पे भेजेंगे तो q। अब देखो बच्चों, 4 ऑप्शन में से देखना है कि 3p बराबर q कौन सा है, वो ही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे देखो 3p बराबर q, तो बच्चों ये देखिए 3p बराबर q, तो ये अपना डी आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। बच्चों यहाँ पे हमें दे रखा था
इसलिए हमने कोणीय बिंदु पे सीधा z का मान निकाला है। नहीं तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, व्यवरोध प्राप्त करते हैं। व्यवरोध के बाद में अपन उद्देश्य फलन प्राप्त करते हैं। उद्देश्य फलन के बाद में अपन क्या प्राप्त करते हैं, इन व्यवरोधों से समीकरण बनाते हैं। और समीकरण बनाने के बाद में अपन निर्देशांक लेते हैं। निर्देशांक के बाद में हम उस रेखा का हल क्षेत्र देखते हैं, असमीका का। फिर अपने पास में रेखाएं खींचते हैं। फिर अपन रेखाएं खींचने के बाद में उभयनिष्ठ क्षेत्र देखते हैं, हल क्षेत्र। उभयनिष्ठ हल क्षेत्र सभी असमीकाओं का, उसको ही बोलते हैं अपन सुसंगत क्षेत्र। और सुसंगत क्षेत्र कैसा होता है, परिबद्ध है या अपरिबद्ध, परिबद्ध या अपरिबद्ध, ये देखने के बाद में अपन उनके कोणीय बिंदु लेते हैं। कोणीय बिंदु के बाद में अपन लेते हैं z के मान। और z के मान लेने के बाद में अपन तुलना करते हैं। और तुलना में अपन देखते हैं कि न्यूनतम कौन सा है या अधिकतम कौन सा है। एज पर क्वेश्चन के हिसाब से, जैसा क्वेश्चन में पूछा होगा वो अपन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अपन फिर बाद में अपना आंसर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से अपन जो ये कार्रवाई करके ये स्टेप अपन करते हैं, तो अपने रैखिक प्रोग्रामिंग अर्थात LPP के क्वेश्चन हमारे पास सोल्व हो जाते हैं। और बच्चों अभी हमने देखा 12.2 में, तो हमने देखा क्या किया यहाँ पे, तो हमने पहले LPP भी बनाई। और उससे पहले तो हमारे पास में व्यवरोध और जो थे उद्देश्य फलन गणितीय रूप में थे। और इसमें तो हमने देखा पहले हमने LPP अर्थात इस रूप में पहले गणितीय सूत्रीकरण भी किया। हमारे पास में भाषा में ये दिए हुए थे, उसके हिसाब से हमने गणितीय सूत्रीकरण किया, फिर अपने क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 12.2 के प्रश्न संख्या 10 और 11 को हल किया है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 12 विविध प्रश्नावली के उदाहरणों को हल करने के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।